हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? आज हम आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 2 टिश्यू चैप्टर में और क्लास 9th। तो क्लास 9th के बच्चों मेरे को बहुत बढ़िया लगते हैं क्लास 9th, क्योंकि क्लास 9th एक बेसिक फंडामेंटल स्टेप होता है क्लास 10th की ओर बढ़ने का। और जब आप क्लास 9th में अपने पूरा मतलब क्लियर करके चलते हैं अपने सारे सब्जेक्ट चैप्टर्स, तो क्लास 10th आपको बहुत इजी लगने लगती है। वैसे आपको एक रियल बात बताऊं, क्लास 10th जो है ना बहुत इजी है इन द कंपैरिजन ऑफ क्लास 9th। क्योंकि क्लास 10th में ना कुछ मतलब बहुत, एक बात बोलूं तो मैं भी क्लास 9th में जब था तो थोड़ा वीक था, लेकिन जब क्लास 10th में आया ना तो क्लास 9th में मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि, पहले मेरे को लगा कि क्लास 9th ज्यादा हार्ड होती है इन द कंपैरिजन ऑफ क्लास 10th। लेकिन ये सही बात है, क्योंकि जो क्लास 10th है ना वो सच में इजी है। तो चलिए, उतना तो हम समझ गए कि क्लास 10th थोड़ी इजी है, लेकिन उसके लिए आपको क्लास 9th और अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो वही आपका बेस क्लियर कराने मैं आ चुका हूं अपने लेक्चर नंबर 2 की ओर, जिसमें हम टिश्यू को पढ़ रहे थे। तो चलिए, पहले आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखते होंगे तो उनमें आपने देखा होगा कि मैं पहले जो लेक्चर स्टार्ट करता हूं उसके प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन देता हूं। सो आर यू रेडी विथ रिवीजन विथ मी? हम जो रिवीजन करवाते हैं उसमें उसका नाम है रिवीजन विद मोनू सर। ओके, तो हम रिवीजन चालू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने जो चैप्टर था स्टार्ट किया था हमने समझा टिश्यू क्या है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब एक टिश्यू तब कहलाता है जब एक बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके एक जगह इकट्ठे होते हैं। जैसे मैं और आपको पढ़ाने वाले जितने सब्जेक्टिव फैकल्टीज अगर सब एक साथ खड़े हो जाएं तो हम सब एक टिश्यू बन जाएंगे। ओके, हम लोगों का ओरिजिन एक ही है, अस्तित्व एक ही है आपको पढ़ाना, और हम वर्क सिर्फ किस लिए करते हैं? आपके लिए। ओके, तो वैसे ही टिश्यू हम है, टिश्यू की स्टडी को कहते हैं हिस्टोलॉजी। टिश्यू जो शब्द था उसको खोजा था किसने? ज़ेवियर बाइकेट, हु इज अ फ्रेंच साइंटिस्ट। ओके, उसके बाद हमने देखा कि हम टिश्यू में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू का मैक्सिमम पोर्शन हम खत्म कर चुके थे। प्लांट टिश्यू में हम गए थे किसके बारे में? प्लांट टिश्यू में हमने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो था जिसका कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइड करने की कैपेबिलिटी थी, और परमानेंट टिश्यू होता है जिसका डिवाइड करने की कैपेबिलिटी नहीं थी। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स थे स्मॉल थे और आइसोडायमेट्रिकल थे, पर परमानेंट टिश्यू के जो थे सेल्स वो वेरिएबल शेप के एंड साइज के थे। उसके बाद हम देखें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और प्रेजेंट होता है परमानेंट टिश्यू में। और ऐसे ही हमने बहुत सारे डिफरेंसेस जाने थे। उसके बाद हमने क्या देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पार्ट और टाइप्स देखे हमने, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम के भी 2 पार्ट्स जाने, शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये प्लांट को लंबा करने में बहुत ज्यादा मदद करता है एपिकल मेरिस्टेम। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है नोड्स के बीच में जो जगह होती है इंटरनोड, उसको लंबा करने में मदद करता है। उसके बाद हमने लेटरल मेरिस्टेम, वो पेड़ की गर्थ बढ़ाता है, मतलब थिकनेस बढ़ाता है। ओके, उसके बाद हमने देखा क्या? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में हमने क्या पढ़ा कि परमानेंट टिश्यू 2 टाइप्स के, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने देखा पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की मॉडिफिकेशन देखी, एरेन्काइमा एंड क्या? क्लोरोकाइमा। ठीक है, क्लोरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा की हमने बात की, पैरेन्काइमा क्लोरेन्काइमा दोनों लिविंग थे, और पैरेन्काइमा जो था इंटरसेलुलर स्पेस जो था प्रेजेंट था, और उसमें देखे हम कोलेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट था। उसके बाद हम देखते हैं पैरेन्काइमा काम क्या है? मेनली स्टोरेज ऑफ फूड, और कोलेन्काइमा क्या था? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। पैरेन्काइमा कहां पे पाया जाता है? पैरेन्काइमा पाया जाता है स्टीम, रूट, फ्रूट, इन सब में। कोलेन्काइमा पाया जाता है किसमें? हाइपोडर्मिस, पेटियोल ऑफ लीव्स, ऐसी जगहों पे। ठीक है, और जो सेल वॉल होती है पैरेन्काइमा को बनी रहती है सेल्यूलोज से, थिन होती है, और जो कोलेन्काइमा की वो थिक होती है एट दी कॉर्नर्स पे। ठीक है, और वहां कॉर्नर्स पे क्या होता है? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो डेड सेल होता है, डेड टिश्यू होता है, डेड टिश्यू होता है, और इंटरसेलुलर स्पेस जो है उसके अंदर एब्सेंट होता है। उसके बाद हमने देखा क्या कि वो थिक होता है, थिक लेयर होती है सेल वॉल की उसके ऊपर लिग्निन नाम से, और वो क्या करता है? हार्डनेस प्रोवाइड करता है प्लांट को। पैरेन्काइमा के हमने देखे क्लोरेन्काइमा, एलेन्काइमा। वो क्लोरेन्काइमा जो था क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है जिसके अंदर क्लोरोफिल था जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता था। और हम नेक्स्ट देखे किसके बारे में? एरेन्काइमा के बारे में। तो उसमें क्या था? प्लांट टिश्यू जो था, एरेन्काइमा एक ऐसा टिश्यू था जो कि अपने अंदर एयर कैविटी रखता था, उसके अंदर जब एयर स्टोर होता था तो फ्लोटिंग में पानी में मदद करता था। उसका मैंने एग्जांपल देता आपको एक लोटस। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स जो है पानी में तैरते हैं, उनके अंदर एरेन्काइमा टिश्यू का मेजर रोल होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा ये रिवीजन खत्म हुआ।
मैंने बात बोली थी कि अब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की ओर बढ़ने जाएंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को पहले हम समझते हैं, उसके अंदर पार्ट्स क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। अब हमने क्या बोला था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बने हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल की बात कर लें। जाइलम किस किस से मिलकर बना है, ट्रेचीड्स, वेसल्स, और जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। अब वो फ्लोएम किससे मिलकर बना है, फ्लोएम मिलकर बना है कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि पहले एक बार मैं लिख लेता हूं, फिर मैं आपको साथ ही साथ समझाता जाऊंगा। अब देखिए, हम बात कर रहे थे किसकी, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ठीक है, हमने ये देखा। अब इसके अंदर हमने देखा था क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। मेरे साथ साथ लिखते जाइए, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। जाइलम के अंदर मैंने क्या, आप इसके कंपोनेंट्स क्या बताया, कितने टाइप्स के और है, 1 2 3 4। फ्लोएम के अंदर हमने क्या देखा, फ्लोएम के भी हम देख लेते हैं, 1, ठीक है, 2 3 एंड 4। अब इसके अंदर हमने क्या देखा, वेसल्स, ट्रेचीड्स, स्पेलिंग भी देखते रहिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए, वेसल्स, ट्रेचीड्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसमें मैं आपको बताऊं तो ये जो 3 है ऊपर के, ये होते हैं क्या, डेड, होते हैं डेड, और ये जो ये वाला है ये होता है लिविंग। ओके, इसलिए हम इसको जाइलम को हम कहते हैं डेड टिश्यू। ओके, क्योंकि इसके मैक्सिमम पार्ट जो है क्या है, डेड है, डेड टिश्यू। फ्लोएम अब हम देखते हैं क्या, फ्लोएम में पहले हम देखते हैं सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स। अब देखेंगे हम क्या, कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन मतलब साथी, तो मैं आपको बताते जा रहा हूं मतलब भी, कंपेनियन सेल्स। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और इसमें क्या है, फ्लोएम फाइबर, फाइबर। इसमें हम देखें तो ये जो शुरू के 3 है वो लिविंग है, क्या है, लिविंग। ये जो है डेड है, तो ये इसको हम कहते हैं क्या, लिविंग सेल, लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने देखा कि इसके टाइप्स जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम को हम क्यों कह रहे हैं डेड टिश्यू, क्योंकि इसके मैक्सिमम जो कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, वो डेड है। वेसल डेड है, ट्रेचेट डेड से, जाइलम फाइबर डेड है, ठीक है, बस जाइलम पैरेन्काइमा जिंदा है। इसमें क्या है, सिफ्टोस, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम, पैरेन्काइमा तीनों ही लिविंग है, और ये जो है डेड है। तो पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए कॉपी में। आई होप आपने इसको राइट डाउन कर लिया होगा कॉपी में। अब मेन चीज हम देखें तो जाइलम का काम क्या है, क्या है जाइलम का काम, बताइए जल्दी। जाइलम का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्या काम है, बोलिए बोलिए, काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। लिख लीजिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ऐसे कुछ लोगों को तो H2O भी नहीं समझ आएगा, इसलिए मैं वाटर लिख दे रहा हूं, वाटर एंड मिनरल्स। क्या है, मिनरल्स। ओके, यहां फ्लोएम भी एक बार मैं लिख दे रहा हूं, क्या है फ्लोएम, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट, क्या है ये, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब मैं आपको एक मेन चीज समझाना चाहता हूं, उसके लिए मेरे को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये देखिए, एक मिनट रुके, थोड़ा ऊपर बनाऊं, क्योंकि अब मेरे को लग नहीं रहा कि आपको क्लियर होगा उस कैमरा में। ये सब देखिए क्या हाल, ये देखिए, ये हो गया। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये देखिए, यहां जो पानी होता है जमीन में,
जमीन में जो पानी है वो रूट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, थ्रू द रूट ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। अब जो पानी एब्जॉर्ब किया गया रूट में, अब इसकी जरूरत किसको है, इसकी लीफ की, खाना बनाने के लिए, है ना। लीफ में जरूरत है खाना बनाने के लिए, तो ये यहां से कहां जाएगा, ऊपर के साइड जाएगा और यहां पे चल जाएगा, ठीक है। ये जो पानी है नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। पानी जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, इस प्रोसेस क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप। यहां मैं लिख दे रहा हूं एसेंट ऑफ सैप। एक मिनट, एक बार अच्छे से लिखूंगा मैं, एसेंट, कि आप लोगों को समझ में आए, एसेंट ऑफ सैप। इस प्रोसेस से कहते हैं, मतलब हम कह सकते हैं द प्रोसेस इन विच द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स गोज रूट थ्रू द लीव। हम कह सकते हैं क्या कि एसेंट ऑफ सैप क्या है, द प्रोसेस इन विच द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। प्रोसेस को कहते हैं एसेंट ऑफ सैप, जिसमें पानी जो एब्जॉर्ब होता है रूट के द्वारा वो ऊपर जाता है लीव्स के पास। अब ट्रांसपोर्ट, अब देखिए इसका क्या, इसको पानी जो बस नीचे से ऊपर जाना है लीव्स तक, ठीक है। अब उसको नीचे आने का तो जरूरत है नहीं पानी को, तो पानी की जो मूवमेंट है वो होती है यूनिडायरेक्शनल। क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ वाटर, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है। क्या ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, ओके। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कैसे होता है, अब देखिए पानी इसके पास गया, सनलाइट इसको मिल रही है, खाना इसने बना लिया, फूड, ठीक है। अब फूड इसने बना लिया, तो अब जल्दी जल्दी कह रहे हैं ये रूट की खाना दो, खाना दो, मैंने तुम्हें पानी दिया तुम मुझे खाना दो। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जैसे अंग्रेज हमसे बोलते थे, तो वैसे ही ये बोल रहा था कि मैंने तुम्हें पानी दिया तुम मुझे खाना दो। तो इसने खाना बोला कि चलो ठीक है मैं दे रहा हूं तुम्हें खाना, तो ये खाना रूट तक पहुंचाया, इसने खाना जो है रूट तक पहुंचाया। अब एक बात बताइए, सिर्फ खाना रूट तक पहुंचाने से काम चल जाएगा? ऊपर जो एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट है वो खाना नहीं मांगेंगे, वो भी मांगेंगे खाना। तो खाना यहां से फूड जो है ऊपर भी जाता है, ऊपर भी जाता है। अब इस जो प्रोसेस है इसको हम पहले मैं लिखवा दे रहा हूं, प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। क्या है ट्रांसलोकेशन, मतलब ट्रांसलोकेशन क्या है, हम बोले ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड मटेरियल गोज फ्रॉम लीव्स टू एपिकल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड डाउनवर्ड एट बेस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन मतलब डायरेक्शन है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन भी होगा फूड का एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन भी होता है जो फूड का, उसको कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। अब ये जो है बाय डायरेक्शनल है, दो डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल। अभी तक हमने क्या समझा कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के टू टाइप्स है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है कंडक्शन करता है किसका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है फूड का। जाइलम के अपने 4 पार्ट्स पढ़े, फ्लोएम का 4 पार्ट्स पढ़े। इसको डेड टिश्यू इसलिए कहा जाता है, इसके मैक्सिमम 3 पार्ट्स जो डेड है। इसको लिविंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो 3 पार्ट्स है वो लिविंग है। डेड टिश्यू है, लिविंग टिश्यू है। एसेंट ऑफ प्रोसेस किसको कहते हैं, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि इसको क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप क्या होता है। एक मिनट रुकिए, मैं इसको लिखवा ही दूंगा। और ये यूनिडायरेक्शनल है क्योंकि पानी की जरूरत रूट से खाली लीव्स तक है, तो ये सिर्फ ऊपर ही जाएगा, पानी को नीचे नहीं आता। तो एक ही डायरेक्शन में जाता है तो यूनिडायरेक्शनल। यूनि मतलब सिंगल, डायरेक्शन मतलब ऊपर की दिशा में। बाय डायरेक्शनल, फूड को ऊपर भी जाना पड़ेगा नीचे भी जाना पड़ेगा, तो बाय डायरेक्शनल है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो पहले आप इसको लिख लीजिए और मैं आपको ये भी लिखवाऊंगा एसेंट ऑफ सैप क्या होता है और ट्रांसलोकेशन क्या होता है। एक बार इसको देख लीजिए। तो चलिए इतना में भी आपने लिख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे आपकी किताब में पूरा मतलब डिस्क्राइब नहीं किया गया जो एनसीईआरटी की है कि ट्रांसलोकेशन और एसेंट ऑफ सैप क्या है, बट अगर आप अभी रिसेंट क्लासेस में अगर आप लेक्चर बाय लेक्चर अच्छे से पढ़ ही रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए और आपको जानना चाहिए कि है क्या। क्योंकि अभी आप क्लास 10th में जाएंगे उसमें आप लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में भी इसका अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। और जो टिश्यू है, आप सोच रहे हैं ना कि जो सिर्फ ये आपको बेसिक क्लास में 9th में पढ़ना पड़ रहा है कि सेल क्या है, टिश्यू क्या है।
आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे, चलिए 10th की तो छोड़िए, आप जब 11th में भी जाएंगे ना, तो अगर आप बायोलॉजी लेते हैं, मतलब साइंस स्ट्रीम में पीसीबी लेते हैं, पीसीएम भी लेते हैं, जिसमें आपको बायोलॉजी पढ़ने को मिले, तो उसमें एक चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें आपको पूरा टिश्यू जो है अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो रिवाइज हो जाएगा आपका। तो उसके लिए भी आपको मतलब इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि टिश्यू है क्या, ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वही बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको मतलब छोटी चीजें बता दे रहा हूं जो कि कोई पूछे तो आपको पता होनी चाहिए। तो पहले हम लिखते हैं, मैंने आपको ओरली तो बता ही दिया कि एसेंट ऑफ सैप क्या है। एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप क्या है? द अपवर्ड मूवमेंट, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ water molecules from the root to apical parts of the plant, apical parts of the plant is known as एसेंट ऑफ सैप। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो पानी की मूवमेंट होती है रूट से, जो पानी की मूवमेंट होती है अपवर्ड मूवमेंट होती है, रूट से ऊपर के साइड जो पानी जाता है एपिकल पार्ट्स मतलब ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट के पास, उसको एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है। अब ट्रांसलोकेशन में आपको लिखवा दूं, ट्रांसलोकेशन, अब ट्रांसलोकेशन क्या है? The upward and downward, the upward and downward movement of food from leaves to all parts of the plant is known as क्या? ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन की हम बात करें तो ट्रांसलोकेशन क्या है? जो फूड जो लीव्स में प्रिपेयर होता है वो ऊपर के साइड भी जाता है, मतलब स्टीम के साइड भी और रूट्स के साइड भी, तो बायडायरेक्शनल होता है। वो तो आपको पता ही था कि अब जो अपवर्ड एंड डाउन मूवमेंट होता है उसी को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो आप पहले इसको लिख लीजिए। आई होप आपने इसको कर लिया होगा। अब हमें जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंस करना है, और पेपर में पूछा भी जाता है कि बताइए डिफरेंस बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। एक बात बोलूं, ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है ना, आपको 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास तक सब में काम आने वाला है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप अभी समझ लेंगे तो अच्छा है, वरना समय आपको इस अपने आप सिखा देगा, ठीक है। तो समय तो आपको सिखाएगा ही, इसके साथ एक माइटोसिस मियोसिस वाला भी एक है चैप्टर, मतलब टॉपिक है, वो आपको अभी आप 9th में पढ़ेंगे, आफ्टर दैट 10th में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलिए, इतना ज्ञान बहुत है, तो ज्यादा ज्ञान ना देते हुए, आपका समय वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम, तो पहले लिखे क्या काम है? ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, हो गया। आप बोलते तो रुकिए, आपको यहाँ क्लियर ना हो अच्छे से तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वाटर एंड मिनरल्स, ओके। इसको नंबरिंग दे देते हैं 1 and 1। ये क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है? ये होता है बाय डायरेक्शनल, एट मूवमेंट
of water is unidirectional. मूवमेंट ऑफ वाटर इज यूनिडायरेक्शनल. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क लगा रहा हूं, याद कर लीजिएगा. मूवमेंट ऑफ वाटर इज यूनिडायरेक्शनल. और इसमें क्या है, मूवमेंट ऑफ फूड इज बाय डायरेक्शनल. ठीक है, इतना समझ गए आप. अब हम लिखते हैं जाइलम कंसिस्ट्स ऑफ. जाइलम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनता है, बताइए. फर्स्ट नंबर वेसल, दूसरा ट्रेचीड्स, तीसरा बोलिए जल्दी, मेरे लिखने से पहले, मेरे लिखने से तेज आपके बोलने की स्पीड होनी चाहिए. देखता हूं कि आप में से कौन मेरे लिखने से पहले लिखता है. जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. जाइलम फाइबर. अब इसमें भी हम लिखते हैं क्या, फ्लोएम. फ्लोएम कंसिस्ट्स, क्या कंसिस्ट करता है, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स, सिव ट्यूब्स, जाइलम पैरेन्काइमा. उसके बाद क्या देख रहे हैं हम, जाइलम पैरेन्काइमा के बाद जाइलम फाइबर. ओके, फोर्थ पॉइंट, थोड़ा ये अच्छे से आप लिखिएगा. फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, वेसल, ट्रेचीड्स एंड जाइलम फाइबर्स आर डेड. ये क्या होते हैं, डेड होते हैं. अब इसमें क्या डेड होता है, बताइए जल्दी, सब तो लिविंग ही है, खाली फ्लोएम फाइबर इज डेड. अब लिविंग बता दीजिए एक. मतलब आपको मेन इसमें क्या याद रखना है कि जाइलम के सारे पार्ट्स याद रखने हैं, फ्लोएम के 4 पार्ट्स याद रखने हैं. जाइलम में कौन कौन से, अगर आपको ये याद होगा ना, जाइलम के पार्ट्स और फ्लोएम के पार्ट्स, और जाइलम में कितने डेड है कितने लिविंग है, फ्लोएम में कितने लिविंग है कितने डेड है, तो आप ना इसके डिफरेंसेस में 3 पॉइंट तो ऐसे लिख लेंगे. एक जिसमें आपको सारे पार्ट्स बताने हैं, एक जिसमें बताना है कौन कौन से डेड है और कौन कौन से लिविंग है. इसमें लिविंग कौन सा है, एक ही तो है, जाइलम पैरेन्काइमा. जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग. जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग. और इसमें क्या है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड, और एक मिनट जाइलम लिखने लगा, फ्लोएम, लिविंग लिख रहे ना, फ्लोएम पैरेन्काइमा आर लिविंग. आई होप आपने इतना लिख लिया होगा. पहला हमने लिखा कि ट्रांसपोर्ट करता है वाटर मिनरल्स का, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, ये करता है मूवमेंट ऑफ वाटर यूनिडायरेक्शनल, ऊपर के साइड खाली. और इसमें क्या है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज यूनिडायरेक्शनल. इसमें क्या है, मूवमेंट ऑफ फूड इज बाय डायरेक्शनल. जाइलम कंसिस्ट ऑफ वेसल, ट्रेचीड, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर. फ्लोएम जो कंसिस्ट करता है कंपेनियन सेल, सिव ट्यूब, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फ्लो फाइबर. इसमें हम देखें वेसल, ट्रेचीड, जाइलम फाइबर आर डेड्स. इसमें फ्लोएम फाइबर सिर्फ डेड है. इसमें जाइलम पैरेन्काइमा सिर्फ जिंदा है. इसमें सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा सब लिविंग है. ये डिफरेंसेस आपको याद होने चाहिए. तो जल्दी से इसको राइट डाउन कर लीजिए कॉपी में. तो चलिए, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा. मैं अब इसको मिटाता हूं और हम आगे पढ़ते हैं. तो इसी के साथ हमारा प्लांट टिश्यू जो है खत्म हो चुका है. ठीक है, प्लांट टिश्यू क्या है, खत्म हो चुका है. अब एनिमल टिश्यू से बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है छोटा सा, उसको खत्म कर लेते हैं. अब है प्रोटेक्टिव टिश्यू. ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू लिख दे रहा हूं यहां पे.
प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू है 2 टाइप्स के। कौन से 2 टाइप्स के हैं? एपिडर्मिस। ये किस टाइप्स के? एपिडर्मिस। ओके, एपिडर्मिस। और ये क्या होगा? कॉर्क। कॉर्क सुन के तो याद आ रहा होगा आपको, जिन्होंने मेरे से फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा है उसको कॉर्क तो बहुत अच्छे से पता होगा। क्या आपने दारू की बोतल ओपन की है? की है कभी? तो आपको पता होगा ना, उसके ऊपर एक ढक्कन होता है जो पार्टियों के समय खुलता है। लोगों के घरों पे होली में खुलता होगा मैक्सिमम लोगों के, तो वही होता है ये, जो मतलब बोतलों के ऊपर ढक्कन खुलता है टक से, बिल्कुल वही होता है कॉर्क हमारा। आपने किसी ने बैडमिंटन खेला है? आया, कैसी बात कर रहा हूं मैं भी, सभी ने खेला होगा बैडमिंटन, तो ये कॉमन खेल है मतलब बिल्कुल। उसमें जो होता है ना, जो चिड़ी देखी आपने? चिड़ी, जिसको मैं कॉर्क पूरा वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर फेदर्स लगे रहते हैं, उसके नीचे का जो पार्ट है ना, जो हार्ड पार्ट होता है, उसी को कॉर्क बोलते हैं। कॉर्क आपको मैंने समझा दिया। एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ऐसे नहीं समझेंगे आप, पहले आपको दिखाया जाए एक चित्र। चलिए, तो पहले मैंने आपको इतना बता दिया कि इसके ये 2 हैं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं मेनली एपिडर्मिस के बारे में। तो एपिडर्मिस के बारे में चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे एक ड्राइंग बनाएंगे। एपिडर्मिस क्या है? देखिए, ये है एपिडर्मिस हमारा। ये दिख रहा है आपको हमारा एपिडर्मिस? आप सोच रहे होंगे ये क्या है, क्या बना रहा है फालतू में ये सब। देखिए, ये एपिडर्मिस की लेयर है। मैंने क्या बताया था? एपिडर्मिस एक टिश्यू है, ठीक है। टिश्यू क्या होता है कि जो मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, और ये टिश्यू है। ये जो है लेयर होती है प्लांट के ऊपर सबसे, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स इन प्लांट इज नोन एज एपिडर्मिस। एपी मतलब ये होता है कि अपर के साइड सबसे, ठीक है। ये हो गया ये प्लांट की सबसे ऊपरी लेयर। इसके बाद अब मैं आपको बोलूं, इसके नीचे ना कुछ ऐसे टाइप्स के वो होते हैं सेल्स, ठीक है। ये देखिए, ये है ऐसे टाइप्स की सेल्स। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है हाइपोडर्मिस। मैं यहां पे इसको वो कर दे रहा हूं कि इस ये है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ओके, ये जो है ये है हाइपोडर्मिस। हाइपो का मतलब होता है बिलो, बिलो लेस, ठीक है। हाइपो का मतलब होता है बिलो। बिलो से आप याद कर लीजिएगा कि एपिडर्मिस के नीचे ही रहता है हाइपोडर्मिस। अब इसके ऊपर एक ऐसी क्या बोलूं वैक्सी लाइक सब्सटेंस होता है। क्या होता है? वैक्सी लाइक सब्सटेंस। ये हमारा हो गया पूरा एपिडर्मिस तैयार। ये जो लेयर है पूरे सेल्स की, ये टिश्यू है एक, इसी को एपिडर्मिस कह रहे हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर होती है किसी भी सेल की, प्लांट सेल में, प्लांट टिश्यू में। ओके, और ये जो है इसके नीचे का एरिया, इसको हाइपोडर्मिस कहते हैं। इसके ऊपर एक, हाँ इसको भी लिख दे रहा हूं, इसको क्या है? ये क्यूटिकल। क्यूटिकल मैंने इतना बना दिया। अब आप बोले तो मैं लिख दूं? आप पहले अभी कॉर्क रहने दीजिए, अभी एपिडर्मिस में बता रहा हूं, कॉर्क मैं अभी इसके बाद बताता हूं, और पहले मैं लिखना चालू करता हूं। अब एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इन प्लांट टिश्यू is epidermis, is epidermis, a waxy substance made up of chitin, known as cuticle। तो हमने क्या देखा कि आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की प्लांट टिश्यू में, जिसको एपिडर्मिस कहा जाता है, और एक वैक्सिस सब्सटेंसेस जो है जो क्विटिन से बनता है उसको क्विटिकल कहते हैं, ठीक है, कटिकल। एंड बिलो मतलब नीचे, द लेयर ऑफ एपिडर्मिस
epidermis, below the layer of epidermis a hypodermis is present. Hypodermis is present. आई होप आपको समझ में आया हो कि प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ा एक एपिडर्मिस और एक कोर के बारे में हम जाने। एपिडर्मिस क्या होता है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इन प्लांट टिश्यू इज एपिडर्मिस। ये है एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट के अंदर एपिडर्मिस। और क्या है? वैक्सी सब्सटेंसेस। ये वैक्सी सब्सटेंसेस जो है, जो कि क्विटिन से बना रहता है, जिसे कैटिकल कहते हैं। ठीक है, कैटिकल के नाम जान जाते। और बिलो द लेयर ऑफ एपिडर्मिस, ये जो लेयर है एपिडर्मिस के नीचे जो फाउंड होता है उसको हाइपोडर्मिस कहते हैं। आई होप आप इसको इतना समझ चुके होंगे प्रोटेक्टिव लेयर में एपिडर्मिस को। इसके बाद हम कॉर्क पढ़ने जाएंगे, तो पहले आप इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए कॉपी में। अब इसी के साथ हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। हमने एपिडर्मिस को जान लिया क्या है, डायग्राम देख लिया। अब हम पढ़ेंगे क्या? फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस। तो पहले इसको मिटा देते हैं। अब आपने एक चीज सुनी होगी कि प्लांट्स में स्टोमेटा होता है। लाइक मैं आपको पहले एक चीज दिखाऊं कि लीफ है, इसके आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस है, मैंने आपको बता दिया। अब एपिडर्मिस में मैंने आपने पढ़ा होगा स्मॉल टाइनी लाइक पोर्स होते हैं, जिसको कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं, जिनकी मदद से लॉस ऑफ वाटर होता है, मतलब ट्रांसपिरेशन होता है। मतलब एक्सेस वाटर जो होता है प्लांट का, वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की मदद से निकल जाता है, और जरूरत जब पड़ती है तो इसी की मदद से आता है। तो अब मैं दिखाता हूं कि एपिडर्मिस में, ठीक है, एपिडर्मिस का जो ये डायग्राम मैंने बनाया है, इसमें स्टोमेटा कहाँ होता है। तो देखिए, ये देखिए अभी, हाँ ये हो गया हमारा। अब यहां पे ये देखिए, ये है हमारा क्या? स्टोमेटा। स्टोमेटा एपिडर्मिस की लेयर जो होती है प्रोटेक्ट करती है प्लांट को, और यहां से और जो भी गैसेस एक्सचेंज होने रहते हैं वो इसकी मदद से होते हैं। ये स्टोमेटा है पूरा। इसको तो गार्ड सेल्स कहा जाता है। गार्ड सेल्स। ये ओपन जब होंगे तो पानी इसके अंदर भर जाएगा, और जो जब ये क्लोज होंगे तो पानी इसके अंदर से निकल जाएगा। तो आपने इसको समझ लिया। फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस करते हैं। क्या करेंगे अब हम? फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। तो देखिए क्या है फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। फंक्शन ऑफ, मतलब एपिडर्मिस के काम क्या है, क्या काम करता है, ये क्या फायदा है हमें इससे। फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो एपिडर्मिस की लेयर होती है प्रोटेक्ट करती है प्लांट को किसी भी पैथोजन से, जो कि किसी भी इंजरी से, किसी भी डैमेज से। पहला ये जो थिक क्यूटिकल उसके ऊपर जो थी, वो थिक क्यूटिकल का क्या काम है? थिक क्यूटिकल का काम है कि किसी भी मतलब मटेरियल को अंदर ना आने देना और किसी को बाहर भी ना जाने देना, जिसकी वजह से वो जो है पानी जो है बाहर नहीं निकल पाता। आपने देखा होगा ज़ेरोफाइट्स एक वर्ड है, डेजर्ट प्लांट्स को हम बोलते हैं ज़ेरोफाइट्स। जो आपने देखा होगा डेजर्ट में प्लांट है, आप जानते हैं उनके अंदर पहले से बहुत ज्यादा कम पानी रहता है। अगर वो अपना बहुत सारा पानी ऐसे भाप बना के उड़ा देंगे तो फिर वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो उन्हीं को जिंदा लिविंग रहने में मदद कौन करता है? हमारा क्विटिकल। क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें अंदर लॉस ऑफ वाटर होता है इवेपोरेशन की वजह से। पहले आपको ट्रांसपिरेशन थोड़ा बता दूं। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, समझ लीजिए इसके अंदर पानी है थोड़ा सा, ठीक है, ये पानी है, ये इसके अंदर ये पौधा है, ठीक है, इसके स्टोमेटा है, इसके अंदर से पानी जो है भाप बन के ऐसे 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 उड़ जाएगा, तो उसी को ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कहते हैं। लेकिन जो थिक क्यूटिकल है वो ऐसा होने नहीं देती कि पानी को निकलने ही नहीं देती, जिससे पानी जो है लंबे समय तक स्टोर रहता है प्लांट में, डेजर्ट प्लांट्स में, और वो लिविंग बने रहते हैं। ठीक है, दो फायदे। अब जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं रूट्स में, वो बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में मदद करते हैं प्लांट के। ओके, और जो स्टोमेटा होता है प्रेजेंट होता है एपिडर्मल सेल के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर, वो मदद करता है गैसियस एक्सचेंज में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो हम लिख लेते हैं यहां एपिडर्मल सेल्स
protects the plant from पैथोजन। पैथोजन अब जो बाहरी डिजीज होती है ना, एक्सटर्नल डिजीज, उसको कहा जाता है फ्रॉम पैथोजन, इंजरी और एनी डैमेज। ओके, ये हो गया। अब हम दूसरा लिखते हैं, थिक वैक्सी लेयर ऑफ कैटिकल, लेयर ऑफ कटिकल, कटिकल क्या बोलते हैं, वो क्या हुआ, लो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। मैंने आपको ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस बताई थी, लॉस ऑफ वाटर जो होता है, ट्रांसपिरेशन मतलब ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसका जो रेट है, मतलब उसको मतलब पहले बहुत ज्यादा एक बार हो रहा था, तो अब उसको रेट को कम कर देते हैं, मतलब धीरे धीरे हो रहा है। थिक लेयर ऑफ कटिकल, लो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन अकर्स, या फिर अगर सिंपल भाषा में देखें, और प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम या फिर फ्रॉम रहते लॉस ऑफ वाटर इन डेजर्ट प्लांट्स। ओके, डेजर्ट प्लांट्स को यहां मैं लिख दे रहा हूं ज़ेरोफाइट्स कहा जाता है, ज़ेरोफाइट्स। अब हम देखें स्टोमेटा ऑन द सरफेस ऑफ एपिडर्मिस अलाउ क्या करता है, ये गैसियस एक्सचेंज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, गैसियस एक्सचेंज फॉर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। अब एक और मैं आपको लिखो, एक लास्ट पॉइंट अब मैं लिख रहा हूं, एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट हेल्प्स, क्या करने में मदद करता है, ये हेल्प्स इन बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल। आई होप आपको अब ये क्लियर हो चुका होगा। क्या क्लियर हो चुका होगा कि ये फंक्शन क्या है एपिडर्मिस के। एपिडर्मिस मैंने आपको बता दिया। अब मैं शुरू से एक बार आपको प्रोटेक्टिव लेयर बारे में बता रहा हूं। जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है, टू टाइप्स के प्लांट प्रोटेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। एपिडर्मिस को हम समझते हैं तो आउटर लेयर होती है ऑफ सेल्स इन द टिश्यू, ठीक है। अब इसके ऊपर एक वैक्सीन लाइक सब्सटेंस होता है जो कि क्यूटिन नाम से बना रहता है, जिसको कटिकल कहते हैं। और एपिडर्मिस के नीचे होता है, बिलो द लेयर ऑफ एपिडर्मिस क्या है, हाइपोडर्मिस। हाइपो का मतलब ही होता है बिलो। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शन क्या है कि एपिडर्मल जो सेल्स होते हैं, ये देखिए एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को बाहरी डिजीज से, जिसको पैथोजन के नाम से जाना जाता है, किसी भी इंजरी से, डैमेज से, ठीक है। अब थिक वैक्सीन लेयर ऑफ कटिकल क्या करता है, जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर जो है, जो पानी जो भाप बनकर हवा में उड़ जा रहा है लीफ से, उसको प्रोटेक्ट करता है इन द डेजर्ट प्लांट्स। क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स में पानी की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा को उनको मतलब बचा के रखना रहता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। स्टोमेटा जो है कि सरफेस पे होती है एपिडर्मल लेयर्स के, जो कि मैंने आपको डायग्राम की मदद से थोड़ा दिखा दिया था। तो एपिडर्मल सेल्स में जो स्टोमेटा होते हैं गैसेस एक्सचेंज में मदद करती है फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब हम एपिडर्मल सेल्स की बात करें जो कि रूट में होती है, मदद करती है हेल्प इन बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। तो एक बार इसको देख लीजिए और राइट डाउन कर लीजिए कॉपी में। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, कॉर्क के बारे में। हमने एपिडर्मिस पढ़ लिया, फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कॉर्क और फंक्शन ऑफ कॉर्क। सो आई थिंक दैट कि जो एनिमल टिश्यू का जो पोर्शन है आप में आज शुरू हो जाएगा। आज हम उसका इंट्रोडक्शन कर लेंगे, बट
उसको हम एंड नहीं कर पाएंगे आज, क्योंकि भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहली बात हम कॉर्क देख लें। कॉर्क क्या है? कॉर्क को पहले मैं आपको डायग्राम की मदद से बताता हूं। ये देखिए पेड़, ठीक है, पेड़ है। पेड़ की आपने देखी होगी, आप उसके ऊपर छाल जिसको कहते हैं, आप उसको चाहे तो ऐसे उखाड़ सकते हैं, ऐसे प्लांट के ऊपर ऐसे ऐसे वो होते हैं, मतलब लेयर्स होती हैं। आप इसको ना मतलब नोच भी सकते हैं, इसी को, इसको बार्क कहा जाता है और इसके अंदर की लेयर को कॉर्क कहा जाता है। मतलब अगर मैं आपको ऐसे दिखाना चाहूं तो ये देखिए, जैसे कि ये है पेड़, जो है पेड़ की एक लेयर, ठीक है, ये देखिए, ये समझ लीजिए पेड़ है ये वाला। अब मैं इसको खोल के दिखा रहा हूं इसकी लेयर। ये जो बाहर वाली है इसको कहेंगे बार्क और इसको कहेंगे कॉर्क। ये जो होता है डेड टिश्यू होता है। आई होप आपने डायग्राम से ये तो समझ गए होंगे कि जो ये जो ट्री होता है इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर हम कहें जिसको डेड टिश्यू का बनी रहती है उसी को कॉर्क कहा जाता है। जो सबसे पहली बार सेल खोजा गया था रॉबर्ट, किसके क्या नाम था उनका, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में, वो उन्होंने डेड सेल ही खोजा था जो कॉर्क था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट इज अ डेड सेल। ओके, द सेल वॉल ऑफ the cells of this tissue is made up of सुब्रेनिन। ये देखिए ये सुब्रेनिन। अब क्या है, इट इज अ डेड सेल, द सेल वॉल ऑफ दिस सेल्स इज ऑफ दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ सुब्रेनिन। सुब्रेनिन, अब देखिए इट इज अ मतलब ये एक ऐसा सब्सटेंस है, इट डज नॉट अलाउ any material in and out from the cell। हमने क्या समझा कि कॉर्क क्या है? कॉर्क एक डेड सेल है। ठीक है, मैंने पहले आपको थोड़ा कॉर्क के बारे में बता दिया था कि हमने वो जो अल्कोहल की बोतल होती है उसके ऊपर होता है ये कॉर्क, ढक्कन जो पार्टियों में खुलते हैं। और हमने क्या देखा था, जो बैडमिंटन खेलते हैं उसके पीछे का जो वो होता है थोड़ा टाइट पार्ट, उसको कहते हैं। अब कॉर्क क्या है, इट इज अ डेड सेल है। जो सेल वॉल होती है ना, मतलब ये जो टिश्यू है कॉर्क, ये जो बना हुआ है, ये बना हुआ सेल से, ये जो सारे सेल्स हैं उनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी है? वो बनी सुब्रेनिन नाम के मटेरियल से। अब ये जो मटेरियल है किसी भी सब्सटेंस को इस लेयर से इन एंड आउट करने की परमिशन नहीं देता। अब हम देखते हैं, थोड़ा फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन ऑफ कॉर्क, फंक्शंस ऑफ कॉर्क, इसके फंक्शंस क्या होंगे? इसकी हम लिखे तो कॉर्क प्रोवाइड्स, या फिर हम लिख सकते हैं कॉर्क प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। मतलब ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी। ओके, हम लिख सकते हैं कॉर्क क्या है, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग different items like wooden shirt, क्या बोलते हैं उसे, एक मिनट, ये नाम मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा। शटल कॉक हम लिख देते हैं पहले, शटल कॉर्क स्टॉपर। ओके, पहले आप इतना राइट डाउन कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया कॉर्क क्या है, एक डेड सेल है
और जो ये जो डेड टिश्यू है कॉर्क, इसके अंदर जो जितने सेल्स हैं उनके सेल वॉल के ऊपर एक सुब्रेनिन नाम की सेल वॉल होती है जो कि किसी मटेरियल को प्लांट के अंदर इन और आउट करने की परमिशन नहीं देती है। फंक्शन ऑफ कॉर्क है, कॉर्क प्रिवेंट करता है प्लांट को फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, मतलब किसी भी अटैक से प्लांट को बचाता है। और कॉर्क क्या है, कॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ बहुत सारे आइटम्स बनाने के लिए, लाइक शटल कॉक हो गया और स्टॉपर्स हो गए। तो पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। सो आई होप आपने इसको राइट डाउन कर लिया होगा। और मैं एक ये आपको लिख रहा था, वुडन पैडल्स कहते हैं इसे, पैडल्स, पैडल्स। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद बस हमें एक पॉइंट और लिखना है। अब एक पॉइंट और लिखने के बाद हमारा एक कॉर्क भी खत्म हुआ और हम आएंगे एनिमल टिश्यू की ओर। ठीक है, एनिमल टिश्यू की ओर आने वाले हम लोग। अब देखते हैं हम कि अब एक और पॉइंट क्या था, इम्परविनियस, इम्परवियसनेस, इम्परवियसनेस, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड टफनेस, टफनेस एंड लाइटनेस, लाइटनेस, characteristics, characteristics of cork made it's very important for making commercial items, for making commercial items। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि अब इसमें मैंने क्या लिखा है कि जो ये जो है मैं सेंटेंस लिखा है कि कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी मतलब सहन करने की क्षमता, और इम्परवियसनेस मतलब जैसा कि हम देख सकते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं कि उसकी सहन करने की क्षमता, उसकी टफनेस मतलब कठोरता, लाइटनेस उसका मतलब वजन बहुत हल्का है। ठीक है, और इसीलिए जो कॉर्क है इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है फॉर कमर्शियल आइटम्स, कमर्शियल आइटम्स को बनाने के लिए। जैसे कि बैडमिंटन में कॉर्क का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, वो शटल कॉक में लगाने के लिए, बताइए? क्योंकि जो ये है बहुत ज्यादा लाइट है, तो इससे जो शटल कॉक है ज्यादा भारी भी नहीं होगी और खेलने में आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि इसका इसका वेट जो है लाइट है और ये जो है बहुत ज्यादा हार्डेस्ट होता है, तो ये जल्दी टूटेगा भी नहीं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो मैं इसको मिटाता हूं और हम एनिमल टिश्यू थोड़ा शुरू करते हैं। एनिमल टिश्यू आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे थोड़ा, उसके बाद हम थोड़ा पढ़ेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। ये क्या है, एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू। आपको खुश होना चाहिए कि हमारा जो एक बहुत बड़ा पार्ट प्लांट टिश्यू खत्म हो चुका है और अब हम आ चुके अपने एनिमल टिश्यू की ओर। एनिमल टिश्यू पहले आप लिख लीजिए, एनिमल टिश्यू के अंदर, एनिमल टिश्यू के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू हो गया। अब यहां हो गया क्या, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। अब यहां हो गया कनेक्टिव टिश्यू, क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ये हो गया नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अब मैं आपको इनके भी पार्ट्स बताऊं। तो एपिथेलियल टिश्यू के कुछ पार्ट्स है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल एंड कंपाउंड एपिथेलियल, कंपाउंड एपिथेलियल। ठीक है, अब मस्कुलर टिश्यू में भी 3 टाइप्स के हैं, 1 2 3 ऐसे करके मैं लिखवा दे रहा हूं आपको खाली समझाने के लिए। इसमें क्या है, स्ट्रेटेड मसल्स, स्ट्रेटेड मसल। ये क्या हो गया, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल।
एंड कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, कार्डियक मसल हमारे हार्ट में पाई जाती है। कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में हम देखें तो हमारे आ गए क्या बोलते हैं हम कि एडिपोज, एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज, एरियोलर, बोन, कार्टिलेज, कार्टिलेज। ठीक है, तो अभी हमको इतना सा पढ़ना है। एनिमल टिश्यू का आपको ओवरव्यू तो मिल गया होगा। एनिमल टिश्यू के अंदर अभी हमें मेन पढ़ना है एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू में सिंपल एपिथेलियल, कंपाउंड एपिथेलियम, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ लेयर है। अब इसके बाद हम देखें स्ट्राइटेड मसल, इसके अंदर भी और ज्यादा वो है टाइप्स। स्ट्राइटेड मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। कनेक्टिव टिश्यू में एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन और भी हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ऐसे ओवरव्यू दिया है। नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो चलिए पहले हम थोड़ा एपिथेलियल टिश्यू शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। तो चलिए पहले मैं आपको लिखवाना चालू करता हूं। एपिथेलियल टिश्यू है क्या, पहले मैं आपको बताता हूं। एपिथेलियल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि एपिथेलियल क्या है? एपिथेलियल का मतलब, पहली बात आप मतलब समझिए कि कोई भी वर्ड होता है ना बायो में, वो अपने अंदर ही अपनी डेफिनेशन वो कैरी करता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे। अब एपी का मतलब हमें बस पता नहीं रहता उन वर्ड्स का मतलब। अब देखिए एपी का मतलब पता है क्या होता है? एपी मतलब होता है अपॉन, ठीक है। क्या होता है? अपॉन, मतलब किसी के ऊपर। थिलियम मतलब होता है एट रेस्ट, मतलब किसी और के ऊपर रेस्ट करता है ये एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। मैं भी आपको जब तक मार्कर में डालूं समझाते जा रहा हूं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एपी मतलब अपॉन, थिलियम मतलब एट रेस्ट, मतलब किसी भी, वो मतलब अकेले नहीं होगा, किसी और टिश्यू के ऊपर रेस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि ये रहा, एक मिनट, एपिथेलियल टिश्यू। एक मिनट, अब शायद मार्कर काम नहीं कर रहा। एपिथेलियम टिश्यू, और इसका मतलब भी मैंने आपको बता दिया, जो किसी और के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। जो किसी और के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है उसे कहते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू। अब देखिए एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, और एपी का मतलब और थिलियम का मतलब, एपिथेलियम। ये हो गया अपॉन, ये हो गया क्या? एट रेस्ट, किसी और के ऊपर रेस्ट करता है। अब मैं एक डायग्राम बनाता हूं। अब ये देखिए, चलिए इसका वो भी कर देते हैं एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। अब इसके हम वो भी बोल देते हैं कि इसके टाइप्स, ठीक है। ये हो गया सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, मैं आपको दिखा दे रहा हूं ड्राइंग बना के। सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, ओके। ये हो जाएगा कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। अब कौन से बेसिस पे हमने इसको कैटेगरी किया? अब देखिए यहां हम लिख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेयर। हमने लेयर के बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर। क्या है? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। रुकिए, ये देखिए सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का जो डायग्राम है, अभी देखिए ये हमारा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है। यहां हो गया न्यूक्लियस, ये देखिए ये हो गए सेल्स, इसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये आपको मेरे साथ साथ बनाना है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसके नीचे एक अलग टिश्यू होता है, ठीक है। ये होता है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि एपिथेलियम जो टिश्यू है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपॉन एट रेस्ट, मतलब किसी के ऊपर आराम करने वाला। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ लेयर अगर इसका वो करते हैं डिफरेंशिएशन, तो हम इसका डायग्राम भी देख रहे हैं। तो ये जो है इसको कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर आराम कर रहा है, देखिए पूरा एपिथेलियल टिश्यू है ये, और ये जो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर आराम कर रहा है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है किससे बनी होती है?
प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से बनती है। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से बन गई, ये प्लस का साइन है, प्लस का। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से बनती है ये क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और मैं इसके बारे में एक और चीज लिखना चाहूंगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है नॉन सेल्यूलर होती है। क्या होती है, नॉन सेल्यूलर। ठीक है, हमने क्या क्या देखा, ये एपिथेलियल टिश्यूज की सेल्स है, ये जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बनती है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से, और ये नॉन सेल्यूलर पार्ट होती है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसका मतलब अब देखिए, किसी भी टिश्यू तक खाना पहुंचाना है तो उसके लिए कुछ तो जरूरी है, तो इसके लिए कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू एक हाईली वेस्कुलर टिश्यू होता है, जिसके अंदर बहुत सारे वो वेसल्स होते हैं जो कि खाना पहुंचा देते हैं इस टिश्यू तक। ठीक है, और मतलब हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन कहां से प्रोवाइड होता है, इस एपिथेलियल टिश्यू फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू। तो ओके, तो ये जो होती है सिंगल लेयर, सिंगल लेयर टिश्यू। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका, ये हम कह सकते हैं कि एक तरह से कहां पे पाई जाती है, तो हमारी यूरिनरी ब्लैडर, हम लिख देता हूं ऐसे, फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर, फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक ऐसी जगह होती है जहां पे हम अपना यूरिन स्टोर करते हैं। मतलब जब आपको टॉयलेट लगी रहती है और आपको कहीं की सिचुएशन हो कि आपको कंट्रोल करना है, तो आप जिस जगह उसे कंट्रोल करके रखते हैं ना, तो वो जगह जो होती है वो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है वहां पे। ये जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल होता है। क्या होता है, स्ट्रेचेबल होता है। ठीक है, टिश्यू बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल होता है, जिसके द्वारा आप जितना भी पानी उसमें कलेक्ट करते हैं, वो जितना पानी कलेक्ट होता रहता है तो वो स्ट्रेच होती रहती है हमारी टिश्यू। ठीक है, तो सिंगल लेयर टिश्यू है, फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर, हम लिख सकते हैं सिंगल लेयर होती है। अब कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड में सब कुछ सेम है। ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके नीचे ये हो गई कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू लिख देता हूं, कनेक्टिव टिश्यू। यहां मैं लिख देता हूं बीएम, बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहां देखिए, यहां सेल्स हैं। ठीक है, ये सेल्स जो है यहाँ पे होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। ठीक है, हमने ये देखा, क्या देखा हमने कि ये जो है मल्टी लेयर है, मतलब इसकी एक लेयर नहीं है, इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं। ठीक है, बहुत सारी लेयर्स है, तो इसका क्या काम होगा, प्रोटेक्शन का। इसमें क्या, सिंगल लेयर मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू, सिंगल लेयर टिश्यू। ठीक है, और इसमें हम देखें तो मल्टी लेयर, मल्टी लेयर्ड, मल्टी लेयर टिश्यू। ठीक है, और ये जैसे कि फाउंड इन स्किन, स्किन में हमारे पाई जाती है। और हम इसमें ये भी देखें, इसलिए हमने ये देख लिया कहां पाई जाती है, पर्पस क्या इसका, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। इसमें प्रोटेक्शन हो गया। चलिए इसका भी हम देख लेते हैं कि इसका क्या क्या है। ये जो है हम कह सकते हैं स्ट्रेचेबल, स्ट्रेचेबल, स्ट्रेचेबल होती है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है, सिंगल लेयर है तो। फिल्ट्रेशन, फिल्टरेशन। और यहां से हम और चीजें देखें, हम और चीजें देखें तो हम यहां पे लिख देते हैं सेक्रेशन। क्या क्या हो गया इसमें, स्ट्रेचेबल होती है, डिफ्यूजन कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, सेक्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा क्या, कि एपिथेलियम टिश्यू जो है, एपी का मतलब होता है अपॉन, थीलियम का मतलब होता है एट रेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर में देखें तो टू टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की सिंगल लेयर होती है, ये मल्टी लेयर्ड होता है, और इसमें हम देखें तो फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ये स्ट्रेचेबल होते हैं, डिफ्यूजन कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल लेयर है। जो कनेक्टिव टिश्यू, जो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, नॉन सेलुलर पार्ट होता है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से बना रहता है। और इसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू से प्रोवाइड करते हैं क्या, ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट। यहां मैं लिख देता हूं ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है ये एपिथेलियल टिश्यू को।
आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। पहले आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। सर आई होप आपने इसको कर लिया है, लिख लिया है। तो अभी मैं इसको मिटाता हूं और आगे हम कुछ करते हैं। पे अभी आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। वो पॉइंट्स क्या क्या है? अब वो पॉइंट्स हैं कि आप देखें कि अब मैंने तो वैसे बात की, अब मैं देखूं कि एपिथेलियम टिश्यू का काम क्या है। तो इसका काम क्या है? कवरिंग, पूरा कवरिंग एंड लाइनिंग, कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गन्स। अब हम दूसरा देखें तो क्या काम करता है? फिल्ट्रेशन, मैंने आपको बताया था, फिल्ट्रेशन, सेक्रेशन, मतलब जो हमने उन दोनों में लिखा था वो यहां पे लिख दीजिए, फिल्ट्रेशन, सेक्रेशन और प्रोटेक्शन, ठीक है। ये हमने कर लिया। इसके बाद मैं आपको एक बता दे रहा हूं, नोट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोज टिश्यूज वर्क ऑफ प्रोटेक्शन, जो भी टिश्यू हैं वो जो अगर प्रोटेक्शन का काम करते हैं तो सो द इंटरसेलुलर स्पेस, जो उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होगा, सो द इंटरसेलुलर स्पेस इज ऑलवेज absent, ठीक है। मैंने क्या लिखवाया? ये देखिए एपिथेलियम टिश्यू का काम क्या है। हमने ऑन द बेसिस ऑफ लेयर पे उनको डिवाइड करके देख लिया था, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। अब एपिथेलियम टिश्यू का वैसे काम है कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स। अब देखिए फिल्ट्रेशन, सेक्रेशन, प्रोटेक्शन में मदद करता है। डिफ्यूजन भी लिख दे रहा हूं यहाँ पे, अच्छा रहेगा, डिफ्यूजन, ठीक है। और मैंने क्या बताया कि कोई भी टिश्यू अगर वो प्रोटेक्शन का काम करता है हमारी बॉडी में तो उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होंगे। ये बहुत ज्यादा मेन पॉइंट था। और मैं आपको बता दूं कि एपिथेलियम टिश्यू को हमने ऑन द बेसिस ऑफ लेयर पे समझ लिया है। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ किसके ऑन द बेसिस ऑफ शेप पे देखें तो क्यूबिडल एपिथेलियम, कोलुमिनार एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम और ऐसे बहुत सारे एपिथेलियम है। तो उन्हीं के बारे में हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमने आपको जो ये पढ़ाया है उसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। और आपने अब मेरा लेक्चर इतने ध्यान से सुना, आपने जो प्रीवियस लेक्चर उसको रिवाइज भी किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में मिलेंगे, तो उसके लिए तैयार रहिए, हंसते रहिए, क्योंकि अब उसमें हम बहुत सारे एपिथेलियम, जो एनिमल टिश्यू का पहला प्लांट टिश्यू हमने पूरा खत्म कर दिया, अब इसमें हमने एनिमल टिश्यू चालू किया। तो अब अगले लेक्चर में हम मे बी एनिमल टिश्यू में मस्कुलर टिश्यू और ये एपिथेलियम टिश्यू तो पूरा हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू शुरू कर देंगे। ओके, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस लेक्चर एंड सपोर्ट मी for watching my this lecture.